Good morning, guys. Now the next topic for the day is वैक्सीन. आज हम वैक्सीन के बारे में देखेंगे. अब वैक्सीन नाम तो आपने सुना ही होगा और आजकल तो बहुत बहुत सुना होगा आपने, क्योंकि मार्केट में यही नाम चल रहा है, कोरोना की वैक्सीन कब आएगी. ठीक है, तो व्हाट इज़ एग्जैक्टली वैक्सीन इज़. वैक्सीन नॉट अ मेडिसिन. वैक्सीन जो है वो एक कोई दवाई नहीं है. वैक्सीन जो है वो डिसीज़ होने से पहले दी जाती है, जिससे डिसीज़ होगा ही नहीं. तो उसके बारे में देखें. सो वैन अ डिसीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर अवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ टू फाइट द इन्वेडर. अब ये प्रोसेस को समझो आप, कि जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर एंटर होता है तब हमारा बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है. वो एंटीबॉडी जो है एक समझो एक वन टाइप ऑफ आर्मी है हमारी. जो भी इन्वेडर मतलब जो शत्रु जो अंदर आया है हमारे बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके सामने लड़ेंगे और उसको मारेंगे. एंड द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर्स अगेन. अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो सिर्फ एक टाइम लड़ेगा मारेगा ख़त्म, ऐसा नहीं है. जब वही ऑर्गेनिज्म वही उसी टाइप के सेकंड टाइम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारे बॉडी में एंटर होते हैं तो हमारा बॉडी पहले से और ज़्यादा बेटर उसके सामने लड़ सकता है, क्योंकि अब हम उसको जानते हैं. हमारा बॉडी जो है उसको जान गया है कि भाई ये किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं. मतलब ये हुआ कि अगर सपोज़ आपकी एक बार ये कोई बीमारी होती है तो दूसरी बार होने में चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि एक बार वो माइक्रोब्स हमारे बॉडी में आए हैं, हमारा जो एंटीबॉडी है वो प्रोड्यूस हुआ था, उसके सामने लड़ा था और उसको याद भी रखा हुआ है. तो सेकंड टाइम ये डिसीज़ होने के चांसेस कम हैं. तो अगर हम ऐसे ही माइक्रोब्स को अगर हम इंट्रोड्यूस करें हमारे बॉडी के अंदर लेकर आएँ आर्टिफिशियल, अगर नहीं आ रहे तो भी हम लेकर आएँ, तो क्या होगा, हमारा बॉडी उसके सामने लड़ेगा. लेकिन हमें क्या करना है, जब हम एंटर करवा ही रहे हैं तो डेड या वीकन माइक्रोब्स को एंटर करवाएंगे. डेड या वीकन माइक्रोब्स जब हमारे बॉडी के अंदर एंटर होंगे तो बट ऑब्वियसली है कि हमारा बॉडी का एंटीबॉडी जीतेगा ही. ठीक है, और हमें कोई डिसीज़ होगा नहीं. इन फर्दर इन फ्यूचर जब कोई फ्रेश माइक्रोब हमारे बॉडी में एंटर होगा तो हमारा बॉडी उसके सामने ईजिली लड़ सकता है और उसको मार सकता है और आपको डिसीज़ से बचा सकता है. तो यही फंडा है वैक्सीन का. So if dead or weakened microbes are introduced in the healthy body, the body fights and kills them by producing suitable antibodies. And the antibodies remain in the body and we are protected from disease-causing microbes. इस तरह से आप जो हैं, हम जो हैं वो disease-causing microbes से बचेंगे. This is how a vaccine work. इस तरह से वैक्सीन का काम होता है. देखो, मेडिसिन जो होती है क्या करती है, डिसीज़ होने के बाद हम मेडिसिन लेंगे और वो माइक्रोब्स को ख़त्म करेगी और फिर आपको ठीक करेगी, लेकिन इसके पहले आपको डिसीज़ हो जाता है. जबकि वैक्सीन में क्या होगा, पहले से ही हमने मेडिसिन ले लिया, ऐसा समझो, अब डिसीज़ होगा ही नहीं. तो इंक्लूडिंग वी हैव वैक्सीन्स अवेलेबल इन लाइक कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस. ठीक है, तो ये जब बच्चे का जन्म होता है तब से स्मॉल एज में ही हम उसको इस तरह से अलग अलग वैक्सीन्स प्रोवाइड करवाते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं एडवर्ड जेनर जो थे, इन्होंने स्मॉल पॉक्स जिसको हम ओरी अछबड़ा बोलते हैं, उसके वैक्सीन जो है उन्होंने फाइंड की थी in the year of 1798. Now, in your childhood, you must have been given injection to protect yourself against the several diseases. ठीक है, तो आप देखें, अब अगर आपको याद नहीं होगा, बट ऑब्वियसली है कि भाई स्मॉल एज में आपको जो इंजेक्शन दिए थे किसके दिए थे. बट अगर आपके आसपास कोई छोटा बच्चा है और अगर जब उसको कोई वैक्सीन दी जाती है तो जस्ट आप उसको पता करें कि भाई किस डिसीज़ की वैक्सीन जो है उसको दी जाती है. It is several essentials to protect all children against this disease. तो ये जो हैं इसेंशियल हैं, ज़रूरी हैं हर एक बच्चे को इस तरह से डिसीज़ के सामने वैक्सीनेशन करवाना. And necessary vaccines are available in nearby hospital, and you might have seen the advertisement on TV and newspapers regarding protection of children against the polio under Pulse Polio program. So you have seen some advertisement like Pulse Polio program. पल्स पोलियो प्रोग्राम में आते हैं कि भाई वो 2 बूंद ज़िंदगी के पिलाओ. ठीक है, तो वो 2 बूंद क्या होते हैं, इट इज़ द वैक्सीनेशन ऑफ पोलियो, जिसमें
जो बच्चे होते हैं उनको पोलियो की वैक्सीनेशन दी जाती है। तो उसका एक पूरा, जैसे कि अगर हम इंडिया लेवल पे देखें तो इंडिया लेवल पे एक पूरा प्रोग्राम होता है और एक कोई 2 डेट फिक्स कर दी जाती हैं और उस डेट पे जितने भी बच्चे होंगे उन सबको ये पोलियो जो है वो उसकी जो वैक्सीन होती है वो पिलाई जाती है। तो एक्जैक्टली वो पोलियो में क्या होते हैं, तो पोलियो के ही वायरसेस होते हैं, लेकिन वो डेड या वीकन हो गए जिससे वो बॉडी जो है, बच्चे की बॉडी जो है उसके सामने और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लीड टू इट्स इरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसी तरह से ये जो स्मॉल पॉक्स સીતળા, જેને આપણે ગુજરાતીમાં અહીંયા સીતળા નામને ડિસીઝ કહેવાય છે, तो वो जो हैं नियरली वो इरेडिकेट हो चुका है, मतलब कि ख़त्म हो चुका है। पहले तो घर घर पे बच्चों को ये स्मॉल पॉक्स नाम का डिसीज़ हो जाता था, लेकिन नावा डेज इट इज़ ख़त्म हो चुका है बिकॉज ऑफ द वैक्सीनेशन। तो हर बच्चे को ये दवाई दिलाई जाती है, वैक्सीनेशन दी जाती है। These days vaccines are made on large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases। तो इस तरह से बहुत सारे एनिमल्स को भी होता है, ऐसा नहीं ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ह्यूमंस के लिए हैं, जो पेट्स होते हैं उनके लिए भी ये अवेलेबल होती हैं। तो आप समझ गए होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या इंपॉर्टेंस है इन वैक्सीन, क्योंकि वैक्सीन्स जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से ही बनाई जाती हैं। तो ये भी एक उनका यूज़फुल है वो हमारे लिए। Then the next point is increasing soil fertility। So some bacteria and blue-green algae are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with the nitrogen and increase soil fertility। अब अगर हम बात करें तो हमारी जो सॉइल होती है, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नाइट्रोजन इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द प्लांट्स एंड नाइट्रोजन इज़ अबिडेंट इन द फॉर्म ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। हमारे पास बहुत सारा 78% नाइट्रोजन अवेलेबल है, लेकिन वो एटमॉस्फेयर में है, ज़मीन में नहीं। एंड प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब इट फ्रॉम द सॉइल। प्लांट जो है उसको सॉइल में से एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए नाइट्रोजन का ज़मीन में होना बहुत ज़रूरी है और ये काम माइक्रो ऑर्गेनिज्म करके देते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, जैसे ब्लू ग्रीन algae हैं, सम बैक्टीरिया का अंदर नाम है, आपको याद रहेगा, नहीं रहेगा तो भी ठीक है, इट इज़ राइजोबियम। तो राइजोबियम जो हैं वो क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और ज़मीन में उसको एस्टैब्लिश कर देते हैं, मतलब कि ज़मीन के अंदर उसको रख देते हैं। जिस तरह से इससे होगा ये कि जो प्लांट्स हैं उनको ये नाइट्रोजन इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो दिस बैक्टीरिया आर नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, या तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स भी कहा जाएगा, या तो फिर हम उसको कहेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। तो इस तरह से ये सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज़ करने में हमें हेल्प करते हैं। Then the next point is cleaning the environment। Now Bujo and Paheli had observed the school gardener making manure, and along with their friends they collect the waste of plants, vegetables and fruits from the nearby houses and gardens। तो ऐसी प्रोडक्ट चाहिए आपको जो कि बायोडिग्रेडेबल हो, वेजिटेबल्स, प्लांट्स प्रोडक्ट जो हैं जिनको हम सड़ा सकते हैं, उसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं। They put them in a pit meant for waste disposal, and after some time it decomposed and got converted into manure। तो ये मैन्योर मतलब कुदरती है, ये नेचुरल ऑर्गेनिक होता है ये। एंड बुजो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस कुड हैपन। तो ये क्या हो गया, तो इसके लिए आपको एक एक्टिविटी दी है, जस्ट यू हैव टू रीड इट वंस। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो एक्टिविटी में दी गया है, मैं आपको समझा देता हूँ कि एक पोट्स के अंदर आपको बायोडिग्रेडेबल आइटम्स लेनी है। बायोडिग्रेडेबल आइटम का मतलब है वेस्ट ऑफ द एनिमल्स और प्लांट्स, जिसको हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यारेज दूसरे पीट के अंदर आपको लेना है नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम विच इज़ मेड अप फ्रॉम द मेटल्स, प्लास्टिक या तो फिर ग्लास। अब दोनों को आप एक पीट बनाकर उसके अंदर आप रख दो हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, महीने के लिए। एंड देन आफ्टर जब आप 1 महीने के बाद उस पीट को खोल कर देखोगे तो आप देखेंगे कि जो बायोडिग्रेडेबल आइटम्स, प्लांट्स प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट्स थी, वो सब ज़मीन के अंदर मिक्स हो चुकी होगी, वो डिकम्पोज हो चुकी होगी,
वेरेज जो आपने अदर आइटम्स ली थी, जो भी ग्लास था, प्लास्टिक प्रोडक्ट थी या मेटल प्रोडक्ट थी, वो वैसी की वैसी ही रहेगी, तो वो डिकम्पोज नहीं होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि भाई एक आइटम ऐसी थी जो डिकम्पोज हो चुकी और उसको वो मैन्योर में कन्वर्ट हो गई बाय द एक्शंस ऑफ माइक्रोब्स ओनली। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट थे, उन्होंने क्या कर दिया, उस वेस्ट प्रोडक्ट को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके उनके तो जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे उसको वो ज़मीन में लेकर आ गए, और इस तरह से ज़मीन की फर्टिलिटी भी इंक्रीज़ हो गई और जो कचरा था वो डिकम्पोज हो गया, मतलब उन्होंने क्लीनिंग भी कर दिया। So the nutrients released in the process could be used by the plants again. And did you notice that in the pot B, जो दूसरा जो प्लांट था जिसके अंदर हमने पॉलीथीन बैग्स, ग्लास, मेटल्स वो सब कुछ रखा था, वो वैसा का वैसा ही है, मतलब कि माइक्रोब्स उसके ऊपर एक्ट नहीं कर सकते हैं, उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। And you often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. आपने कभी देखा हो कोई पेड़ गिर गया हो या उसके कुछ प्रोडक्ट हैं, लीफ या फ्रूट्स या सीड्स या तो कुछ भी प्लांट प्रोडक्ट या तो कोई एनिमल की डेड बॉडीज़ या कुछ ऐसा, तो यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम, वो वहीं पर बरसों तक पड़ा नहीं रहेगा, आप देखेंगे धीरे 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 करके उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट बाय प्लांट एंड एनिमल कन्वर्टिंग दैम इनटू सिंपल सब्सटेंस। तो कोई भी प्लांट प्रोडक्ट हो, एनिमल प्रोडक्ट हो, उनको वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और इस तरह से वो हमें मतलब हमारी अर्थ के, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में वो हेल्प करते हैं। सो दस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड देयर बाई क्लीन अप द एनवायरनमेंट। तो इस तरह से वो जो डिग्रेड करके ऐसे जो हार्मफुल सब्सटेंस हमारे आसपास होते हैं उनको वो डिग्रेड करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके दो तरह से हेल्प कर सकते हैं। एक कि वो उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे यहाँ पर जो एनवायरनमेंट होता है वो क्लीन हो जाता है। दूसरा, सॉइल की फर्टिलिटी जो होती है वो इंक्रीज़ होती है, क्योंकि जो भी न्यूट्रिएंट्स, जो भी मिनरल्स उस डेड बॉडी में थे वो वापस ज़मीन के अंदर आ जाते हैं। तो अब तक हमने जो चैप्टर देखा उसके अंदर हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की यूज़फुलनेस देखी। फिर वो दही बनाना हो या तो फिर वो वाइन बनाना हो, वैक्सीन बनाना हो या तो फिर क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट हो, ये सभी जो हैं, ठीक है, फर्मेंटेशन प्रोसेस, ये सभी प्रोसेस के अंदर हमारे लिए ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो थे वो यूज़फुल थे। एंड नाउ द लेटर ऑन वी विल लर्न अबाउट द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में तरह तरह के डिसीज़ प्रोड्यूस करते हैं, और इट इज़ नॉट फॉर ओनली द एनिमल्स बट फॉर द प्लांट्स ऑल्सो। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। बाय बाय गाइस।